उनकी सक्षम जागीरदारी तथा मनसबदारी प्रथा के कारण था। तो जैसे क्वेश्चन अगर उन्होंने डाला है तो क्वेश्चन को हल्का ट्विस्ट कर रहे हैं। अब तुमको जो जागीरदारी मनसबदारी पर जो पता है, तो उस जानकारी को कैसे इस्तेमाल करोगे वो तुम्हारे डेवलप्ड माइंड पर डिपेंड करेगा। यहीं पर मेरा रोल समाप्त हो जाता है और तुम्हारा रोल शुरू हो जाता है। तो हमारी जो कोशिश होती है कि तुम्हारी समझ डेवलप करें, जो हर विषय में आपकी समस्या है, और इसी कारण बच्चे फेल करते हैं, क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं, वो यही मुद्दा है कि यहां पर अब आपको दिमाग लगाना होगा। तो उसमें जब तक तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो, और कॉन्सेप्ट क्लियर करने का ये है तरीका कि जैसे मैंने क्लास में तुमको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर कर दिया। अब क्लास के बाद जब तुम घर पर जाओगे तो डेटाज को डाइजेस्ट करना पड़ेगा, और कम से कम जो कॉपी में आज मैंने मैटर इसलिए दिया है कि जो कॉपी में मैंने जो नोट करवाया था ना उसी को कल टाइप करवा दिया है। तो मुझे आज क्वेश्चन पर काम करने का मौका मिलेगा और एरिया बताने का मौका मिलेगा, नहीं तो पूरी एनर्जी लग जाएगी लिखवाने में। फिर तो तुम लोग को एक कष्ट करना पड़ेगा, लेकिन तुम लोगों को कॉपी पर इसको ले जाना पड़ेगा। समझ रहे हो कि नहीं? क्योंकि कॉपी पर नहीं ले जाओगे तो फिर एक तो तुम्हारा नोट्स इनकम्प्लीट रह जाएगा। हम चाहते हैं मुगल की पूरी कॉपी बने। समझ रहे हो ना? जो कॉपी तुम कहीं भी एग्जाम हॉल में लेके जाओ, इस तरह से हम इसको परफेक्ट बनाना चाहते। तो तुम लोग एक काम करना, ये जो भी मैटर है, ये मैटर है, इसमें भी मैं कुछ कुछ जुड़वाऊंगा। तो उसमें तुम प्लेन पेज लेकर इसके साथ उसको जोड़ के टैग कर देना, और घर पर जो लिखोगे तो उसके साथ नए जुड़वाए हुए पार्ट के साथ लिखोगे। मेरी बात समझ में आई कि नहीं? क्योंकि चीजें तो रुकी नहीं रहती है ना। अब हर साल जैसे कुछ हम काम करते हैं तो नई चीजें तो मिल ही जाती है, कुछ ऐसी जिसको कि मैं जुड़वा दूं। तो इसलिए हर साल नोट्स में फर्क आ जाता है, वो नेचुरल है। और तुम लोगों को भी एक बना बनाया पैटर्न के तहत नहीं रहना चाहिए। अब ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन तुम्हारे दिमाग में आ रहा है कैसे इसको लिखा जाए? तो क्या लिखोगे, हाँ या ना? नीचे लिखे देखो, नीचे ब्रेक लेकर लिखो, प्रश्न विश्लेषण, प्रश्न का विश्लेषण, प्रश्न का विश्लेषण। प्रश्न का विश्लेषण डैश देकर लिखो। इस प्रश्न के दो भाग बनेंगे। इस प्रश्न के दो भाग बनेंगे। नीचे ब्रेक दीजिए, आरंभ करके डैश दे दीजिए। अब जैसे इंट्रोडक्शन जो लिखा जाता है, पूरा हिस्ट्री का बैकग्राउंड अगर हमारे दिमाग में रहे तो और अच्छा इंट्रोडक्शन निकलता है। समझ रहे हो कि नहीं? मतलब डैश देकर लिखो, हाँ 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 हाँ, लिखिए कि मतलब मौर्य, हाँ सॉरी, भारत की, हाँ 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 भारत के, हाँ, भारतीय उपमहाद्वीप में साम्राज्यों के इतिहास में, भारतीय उपमहाद्वीप में साम्राज्यों के इतिहास में, साम्राज्यों के इतिहास में मुगल साम्राज्य विशिष्ट स्थान रखता है। मुगल साम्राज्य विशिष्ट स्थान रखता है। देखिए, हाँ हाँ, इसने न केवल हाँ हाँ हाँ, एक हाँ हाँ एक बृहद, हाँ, एक बृहद क्षेत्र पर नियंत्रण बनाए रखा। एक बृहद क्षेत्र पर नियंत्रण बनाए रखा।
अपितु अपितु प्रशासनिक केंद्रीयकरण प्रशासनिक केंद्रीयकरण प्रशासनिक केंद्रीयकरण की बेहतर अवस्था तक पहुंच सका। प्रशासनिक केंद्रीयकरण की बेहतर अवस्था तक पहुंच सका। हाँ देखिए, हाँ वैसे तो इसकी सफलता में सफलता में कई अन्य कारकों की भी भूमिका रही थी। कई अन्य कारकों की भी भूमिका रही थी परंतु मनसबदारी जागीरदारी पद्धति ने इसमें निश्चय ही अहम भूमिका निभाई। यह लगभग 100 वर्षों तक मुगल साम्राज्य के इस्पाती ढांचे के रूप में काम करता रहा था। अहम भूमिका निभाई। यह लगभग 100 वर्षों तक मुगल साम्राज्य के इस्पाती ढांचे के रूप में काम करता रहा था। परंतु यह आरंभ से ही एक प्रकार के अंतर्विरोध से ग्रस्त भी रहा था। अब पैराग्राफ चेंज कीजिए और लिखिए प्रथम भाग। और प्रथम भाग में डैश देकर लिखिएगा कि सबल पक्ष डैश दे दीजिए। और पॉइंट फर्स्ट ग्रामीण कुलीन वर्ग पर नियंत्रण का माध्यम पकड़ लोगे। ग्रामीण कुलीन वर्ग पर नियंत्रण का माध्यम। पॉइंट नंबर 2 कानून व्यवस्था को सुदृढ़ करने का प्रयास, सुदृढ़ करने का माध्यम। पॉइंट थर्ड, एक मिश्रित सेना का गठन संभव। पॉइंट नंबर 4, इस व्यवस्था के माध्यम से
देखिए, हाँ, माध्यम से, हाँ, क्षेत्र नस्ल, हाँ, क्षेत्र नस्ल और संप्रदाय की सीमा से ऊपर उठकर, क्षेत्र नस्ल और संप्रदाय की सीमा से ऊपर उठकर प्रतिभाशाली 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 व्यक्तियों को मुगल सिविल एवं सैन्य प्रशासन से जोड़ना, मुगल सिविल एवं सैन्य प्रशासन से जोड़ना, सबको एक एक लाइन में देते हुए चला जाए ना, मतलब एक एक लाइन का मतलब है कि थोड़ा सा, मैं क्या कहूं, यूपीएससी का तकाजा ऐसा है। अब तुम लोग ऐसे ऐसे लाइन लेके, एक लाइन लेके अखबार नवीस की तरह देते हो ना, मेरी आंखों को प्लीजिंग नहीं लगता है। मेरी आंखों को प्लीजिंग लगता है कि उसको थोड़ा सा, समझो कि नहीं, लेकिन मेरी आंखों के प्लीजिंग लगने से क्या होगा, एग्जामिनर की आंखों को प्लीजिंग लगी, क्योंकि वहां पर होता क्या है कि अगर उस तरह से लिखा जाए तो आज भी ज्यादा मार्क्स उसी में देगा, लेकिन वहां पर बच्चे के पास इतनी भाषा ही बेहतर नहीं है कि वो दे सकेंगे, तो उलझा देंगे वो। इससे बेहतर है वो इसी तरह से लिख डालें, जिसके पास सक्षम भाषा नहीं है वो उलझा देगा फिर चीजों को वहां ले जाए। अब यहां पर थोड़ा सा एक लाइन में हो जाना चाहिए कि इक्तादारी व्यवस्था की तुलना में मुगल बेहतर केंद्रीयकरण के स्तर को प्राप्त कर सके। अब उसमें मेंशन करना शुरू मत कर देना, इक्तादारी में ये था, मनसबदारी में था, तो तुम्हारा ये चला ही जाएगा वर्ड लिमिट। नेक्स्ट पॉइंट, हाँ, इक्तादारी व्यवस्था की तुलना में, 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 कहीं अधिक प्रशासनिक केंद्रीयकरण संभव। पैराग्राफ चेंज करके, परंतु आरंभ से ही यह एक आंतरिक विरोधाभास से ग्रस्त था, आरंभ से ही एक आंतरिक विरोधाभास से ग्रस्त था, और वह था राज्य जागीरदार एवं जमींदारों के हितों में सामंजस्य लाना, राज्य जागीरदार एवं जमींदारों के हितों में सामंजस्य लाना, किंतु आगे चलकर इनके हित टकराने लगे, और इसने जागीरदारी संकट और कृषि संकट जैसी समस्याओं को जन्म दिया। जागीरदारी संकट और कृषि संकट जैसी समस्याओं को जन्म दिया और अंततः मुगल साम्राज्य के पतन का कारण बना। मुगल साम्राज्य के पतन का कारण बना। क्या चलेगा, क्या दिक्कत है? एक विचार तो है ही, परीक्षक समझ लेता है। मानविकी में जहां जो बोलना है बोल दो, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं। एक विचार तो है ही ना। अगर आपसे पूछा जाए कि आप जागीरदारी व्यवस्था को मुगल साम्राज्य के पतन के लिए, यह दर्शाइए, जो क्वेश्चन पूछेगा यह दर्शाइए कि जागीरदारी संकट मुगल साम्राज्य के पतन के लिए किस प्रकार उत्तरदायी था, तो क्या करोगे? और दूसरी तरफ पूछ देगा कि क्या
जागीरदारी संकट को आप मुगल साम्राज्य के पतन के लिए उत्तरदायी कारण मानते हैं, तो फिर हमारा अप्रोच बदल जाएगा। अब तुम लोग तो बड़े हुए, बुजुर्ग हुए, अब टेक्निकलिटीज को समझ पा रहे हो कि नहीं? इसीलिए मैं इसको टाइप करवा के लाया हूं कि इसमें ढेर सारा क्वेश्चन तुम लोग को दिमाग को जो माइंड बॉगलिंग करेंगे आज, तो तुम्हें जो कंटेंट तो तुम यहां से भी कॉपी पर लिख लोगे और तुमको क्लास में मैं याद करवा ही देता हूं। यह बात बताओ कि जागीरदारी और कृषि संकट याद है? सब लोग रेडी होके आ रहे हो? कोई पकड़े तो नहीं जाओगे? कौन कौन पकड़े जाओगे पहले हाथ उठा लो। जागीरदारी संकट में कितने कारक, कितने पॉइंट थे? चारों याद है? और कृषि संकट में कितने पॉइंट थे? मौद्रिक उतार चढ़ाव समझा दोगे? ओके गुड। अब ये सब चीज तुम लोग अब अश्वमेध यज्ञ के घोड़े बन जाओगे। कोई तुमको जागीरदारी संकट, कृषि संकट, इसे कहां समझ पाते? यूनिवर्सिटी वाले तो समझ ही नहीं पाते, और ये कोचिंग वाले कहां से समझने गए? तुम लोग बहुत मतलब अच्छी तैयारी तुम्हारी हुई है, वेरी गुड। लेकिन अब क्वेश्चन के ऊपर ढालना सीखो, फिर उसका यूज हो पाएगा। और देख लो पेपर तुम्हारे सामने है, कौन पेपर तुमसे छूटेगा? यही यूपीएससी का पेपर है, स्टैंडर्ड पेपर सामने है। हाथ कंगन को आरसी क्या? देखो पेपर देखोगे तुमको खुद कॉन्फिडेंस आएगा। जो जो टॉपिक हम कवर कर लेंगे वो सबका क्वेश्चन तुम लिखने की स्थिति में आ जाओ। अब संस्कृत वाला तो मैंने बताया मेरे गेस वर्क में ही था, मुगलों के अंदर संस्कृत। और तुमको मैं बताता हूं कि वो ऑलरेडी जैसे पिछले साल में जो किया होगा उसे पूछना कि संस्कृत का मुगलों का योगदान मैंने अलग करवाया हुआ है कि नहीं उसको क्लास में, एकदम एक्सक्लूसिवली करवाया हुआ है उसको। इस बार फिर जो ये बुक आ गई है रिचर्ड एम एटन की, इसने एक्सक्लूसिवली डील किया, तो कुछ पुस्तकों का नाम बढ़ाया है, कुछ बातें इसने बढ़ाई है, तुम लोगों के बैच में उसको भी जोड़ देंगे। ऑडिट ट्रसस्के की बुक आई थी पिछले साल से पिछले साल, उस संस्कृत को काफी हाईलाइट किया हुआ था, तो उसी के बेसिस पर बड़ा क्रिटिकल और अच्छी बुक थी। औरंगजेब पर आया होता, औरंगजेब का नाम बदला था ना, औरंगजेब रोड का, अब्दुल कलाम, एपीजे अब्दुल कलाम रोड। तो बड़ी प्रतिक्रिया हुई थी कि भाई औरंगजेब को आप विलेन क्यों समझते हैं, औरंगजेब में बहुत सारे गुण भी थे। तो उसी सिलसिले में उसने वो बुक लिखा था, औरंगजेब को जस्टिफाई करने के लिए। अब बच्चे तुमको मैं एक, चूंकि इसमें नहीं है इसलिए मैं दूसरा रखवाता हूं, लिखिए। मेंटली अलर्ट हो ना तुम लोग, एकदम सावधान और अलर्ट होके लिखो। और जो जो डेटा देता हूं बहुत कम डेटा दूंगा, डेटा ज्यादा नहीं है, तुमको केवल कॉन्सेप्ट समझना है। अभी जो तुमको एक मैंने मैटर दिया है उसमें मैंने ग्रामीण संरचना, पता नहीं कल से खराब हो गया है, अब इसको ठीक करवाता हूं, कल आया नहीं हो, ये दिक्कत कर रहा है। जैसे वहां पर चल पा रही है नहीं ना? अच्छा ग्रामीण संरचना में देखो डायग्राम बना हुआ है तुम लोग का। हाँ, बिना देखे हुए पहले तो लोग नो बोलने में ज्यादा विश्वास करते हैं, उसको उलट दे तो। अब देखो जो ग्रामीण संरचना है उस पर नजर डालो थोड़ा। तो जो कोई भी ग्रामीण समाज होता है, वो ग्रामीण समाज में कभी भी किसानों का एक स्तर नहीं हो सकता। इसलिए आपको याद होगा कि जब मोदी साहब ने पिछले इंटरिम बजट में जब किसानों को पैकेज दिया कि 2 हेक्टेयर से कम भूमि वाले को 6000 वार्षिक अनुदान दिया जाएगा, तो इस बात की प्रतिक्रिया हुई कि भाई 2 हेक्टेयर ग्रामीण क्षेत्र में ऊन करने वाले किसानों की संख्या मात्र 30% होगी। 70% वो है जो बटाईदार हैं और कृषक मजदूर हैं। किसी गांव में लैंड ऑनर्स कितने होते हैं? तुम लोग भी तो गांव से आए हो, बाकी तो बटाईदार और कृषक मजदूर होते हैं। तो मुद्दा ये उठाया गया कि भाई ठीक है, वो बहुत खुश हो रहे हैं कि मैंने किसानों को बहुत सहायता की। तो पहली बात तो आप ये बताइए कि आपने 70% तो किसानों को, ग्रामीण जनसंख्या को छोड़ रहे हो, उनके लिए क्या उपाय है? उनके लिए आपका उपाय है मनरेगा। तो एक कहावत है कि कई बार तुम जब कॉकरोच को मारने चलते हो तो छिपकली भी मर जाती है। तो मनरेगा जो तुम चलाते हो उससे जो सीमांत किसान हैं और जो किसान हैं ओवरऑल, जब कहो मिडिल लेवल के किसान हैं, उनकी स्थिति दयनीय हो जाती है, क्योंकि तनख्वाह तो आप ग्रामीण क्षेत्र में बढ़ा देते हो। क्या अब 200 से 300 रुपये मनरेगा कर दो? किसान सबको देखो, तुमने तो बहुत सारे किसान परिवार से मनरेगा जब से आया तब से किसान की बचत और भी कम हो गई। मजदूरी नहीं मिल रहे हैं गाँव, और कृषक मजदूर नहीं मिले तो खेती नहीं चल पा रही है। तो कहो यूरोप वगैरह में या अमेरिका वगैरह में मैकेनाइजेशन वैसा हुआ कि कम से कम लेबर को लेने के बाद कैपिटल इंटेंसिव एग्रीकल्चर है वहाँ,
वहां पर टेक्नोलॉजी का बड़ा लार्जर यूज हुआ, यहाँ तो टेक्नोलॉजी का लार्जर यूज है नहीं। तो उसमें क्या है कि बहुत सारे मैनुअल लेबर काम करते हैं, मैनुअल लेबर नहीं मिलेगा तो एग्रीकल्चर का क्या होगा। तो खैर मैं यहाँ पर ये बताना चाह रहा हूं कि मुगल काल के ग्रामीण संरचना, जैसे ग्रामीण संरचना का जब तुम अध्ययन करोगे तो तुमको पता चलेगा कि मुगल नहीं, पहले मैं एक बात बता दूं आपको, जैसे मुगल इकोनॉमी, अभी तक तो आपने प्रशासन पढ़ा, प्रशासन के सारे पहलू हमने आपको स्पष्ट कर दिए, लेकिन प्रशासन के अध्ययन के बाद सल्तनत काल के प्रशासन में, जैसे आप अगर नॉर्मली देखोगे तो पहला बिंदु आपको यहीं से मिलेगा, वन बाय वन देखते चलो, तो फिर मैं उस पर आता हूं। मुगलों के जो भूरा व्यवस्था है वो तो आपको मैंने कल करवा दिया था, उसको इग्नोर मार जाओ, वो कल इसको भी टाइप कर दिया। और दूसरा है मुगल कालीन अर्थव्यवस्था। तो अर्थव्यवस्था में पहला हमने मुद्दा उठाया है कि सल्तनत कालीन अर्थव्यवस्था की तुलना में मुगल कालीन अर्थव्यवस्था के विषय में हमें कहीं अधिक व्यापक सूचना प्राप्त होती है। इसके निम्नलिखित कारण है। तो बस कुछ नहीं, अगर आपको मुगल कालीन अर्थव्यवस्था के विषय में हमें क्यों ज्यादा सूचना प्राप्त होती है, तो यहां पर मैंने दो बातें दी है, दो लाइन जो पढ़ चल गया, आपका बुकलेट में डिटेल्स में है, यहां मैंने उतना ही दे दिया जितना याद रख के आप पेपर में लिख सको। पहला कारण आप वहां पर दिखाओगे कि चूंकि मुगल काल में एक ग्रंथ है आइन ए अकबरी, सल्तनत काल में कोई भी ऐसा फारसी ग्रंथ नहीं है जिस फारसी ग्रंथ से हम मुगल अर्थव्यवस्था के विषय में इतनी विस्तार से सूचना प्राप्त कर सके। तुम कई दिनों के बाद आए हो, मनसबदारी जागीरदारी से तो गया तुम्हारा, ऑफिस में बता के गए थे, तो इस अपने मनमानी करोगे तो फिर कैसे तुमको दिखाएगा वो। एग्जाम था तो कम से कम ऑफिस में बात करके जानी चाहिए ना कि मैं जा रहा हूं एग्जाम देने। अपने ढंग से मनमानी करने से थोड़ा होगा बच्चे, ये तो तुम्हारे अपने भविष्य की बात है, तुम्हारा गया, व्हाट डू आई डू। लेकिन मुझे कंसर्न है कि नहीं जाना चाहिए था, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना, इस तरह की इमरजेंसी हो तो पहले ऑफिस में बात कर लिया करो। एग्जाम तो पहले से ही तय होगा ना, तो फिर तुमको वहां पर जाना चाहिए था कि अमुक तारीख से अमुक तारीख तक मैं अनुपस्थित रहूंगा, और फिर उस समय तुमको नहीं मिलेगा तो फिर तुम इरिटेट करोगे सर हमको नहीं मिल रहा है। जो रूल्स है रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा, संस्थान में पढ़ते हो तो रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा। तो पहली बात तुमने आईने अकबरी इतना, वैसे ऐसा नहीं कि केवल आईने अकबरी से हमें सूचना मिलती है, हमें बहुत सारे राजस्थान के दस्तावेज है, बंगाल से मिला है, और बहुत सारे गुजरात से मिला है, तो बहुत सारे जो लैंड के दस्तावेज मिले हैं उससे भी सूचना मिलती है, लेकिन हमें विस्तृत सूचना मिलती है आईने अकबरी से। कोई भी फारसी ग्रंथ सल्तनत काल में ऐसा नहीं है। दूसरा फैक्टर है कि एक्चुअली मुगल काल के बाद ब्रिटिश शासन का आरंभ हुआ, और जब भारतीय इतिहास लेखक इंडियन हिस्टोरियंस ने, क्योंकि पहले क्या था कि जो ब्रिटिश हिस्टोरियंस थे वो पहले भारतीय इतिहास लिखते थे, तो मनमाने ढंग से उन्होंने मुगल काल को बहुत ही डिग्रेड करके उन्होंने वर्णन किया था। तो जब भारतीय इतिहासकार खड़े हुए तो भारतीय इतिहासकारों ने यह दिखाया कि ब्रिटिश शासन ने भारतीय अर्थव्यवस्था को किस प्रकार से सिस्टमेटिकली चौपट किया है। तो उधर आप देखोगे कि उधर उनका जो ब्रिटिश अपोलोजिस्ट हिस्टोरियंस थे, अपोलोजिस्ट हिस्टोरियंस उन हिस्टोरियंस को कहते हैं जो ब्रिटिश के स्टैंड की रक्षा के लिए खड़े होते हैं कि नहीं ब्रिटिश गलत नहीं थे। तो इस प्रकार के जो ब्रिटिश अपोलोजिस्ट हिस्टोरियंस थे, तो जिसमें एक मोरलैंड है और भी कई हैं, उन्होंने मुगल इकोनॉमी एट द डेथ ऑफ अकबर लिखा, फिर एग्रेरियन सिस्टम इन मुस्लिम इंडिया लिखा मोरलैंड ने। तो ब्रिटिश हिस्टोरियंस ने यह करार देने का प्रयास किया कि देखिए, अगर ब्रिटिश शासन के अंतर्गत अर्थव्यवस्था की स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी, तो अर्थव्यवस्था की स्थिति कम से कम उतनी मुगल काल से अधिक खराब नहीं थी। इरफान हबीब ने उसके जवाब में लिखा एग्रेरियन सिस्टम इन मुगल इंडिया। और इस तरह से जो ब्रिटिश और इंडियन हिस्टोरियंस के बीच अर्थव्यवस्था के स्वरूप को लेकर जो विवाद चला, इस कारण से मुगल अर्थव्यवस्था पर व्यापक प्रकाश पड़ा। तो दो बातें तुम लोग को याद ही हो गई होगी, एक आईने अकबरी की भूमिका, दूसरा ब्रिटिश एंड भारतीय हिस्टोरियंस के बीच मुगल अर्थव्यवस्था पर चलने वाले विवाद ने इस अर्थव्यवस्था के स्रोत सामग्री को बढ़ा दिया। कहीं लिखना होगा तो यही दो लाइन लिख दोगे काफी होगा। फिर अब दूसरा मुद्दा आता है जो हमने यहां पर इस प्रश्न उठाया है कि मुगल अर्थव्यवस्था को प्रेरित करने वाले कारक क्या थे। तो यहां पर मैंने दो कारक दिया है। एक, जैसा कि तपन राय चौधरी कहते हैं कि मुगल साम्राज्य को एक समुद्री राक्षस कहते हैं। मुगल साम्राज्य एक ऐसा समुद्री राक्षस था जिसके प्यास की कोई सीमा नहीं थी। कहने का मतलब यह है, अगर आप हाथी पालोगे तो चारे की जरूरत तो होगी। तो मुगल साम्राज्य जितना बड़ा था और जिस हद तक प्रशासनिक केंद्रीकरण को किया हुआ था, और धीरे धीरे वह एक तरह से कहो तो उसके कला साहित्य इन सबको मुगल साम्राज्य के द्वारा जो व्यापक संरक्षण दिया जा रहा था, तो मुगल साम्राज्य के पास खर्च या व्यय इतना अधिक था कि उसको अधिक से अधिक संसाधनों की जरूरत थी।
तो मुगल साम्राज्य अपने बढ़ते हुए दायित्व और विशाल आकार के अनुकूल संसाधनों के संग्रह पर विशेष बल दिया। इसलिए तुम देखोगे कि यह एक महत्वपूर्ण कारक बना कि मुगल काल ने स्वयं अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहन देने में भी मुगल साम्राज्य ने रुचि दिखाई थी। दैट वाज द वन फैक्टर। सेकेंड वन फैक्टर इज कि एक तो इंटरनल कारक है और कॉन्शस कारक है, जैसे मुगल एम्पायर को संसाधनों की जरूरत और मुगल शासकों के द्वारा अधिक से अधिक संसाधनों को प्राप्त करने की दिशा में उठाया गया कदम। और दूसरा कारक है जो एक्सटर्नल कारक है, जो बाई चांस आया, उसमें मुगल शासकों की कोई भूमिका नहीं है, वह है यूरोपीय व्यापार की भूमिका। क्योंकि पोर्चुगीज कंपनी तो पहले ही भारत में आ चुकी थी और 17वीं सदी के आरंभ में जो डच और ब्रिटिश कंपनी भारत में आई तो उसने यहां से निर्यात की जाने वाली सामग्रियों की मात्रा को काफी बढ़ा दिया। कच्ची रेशम, सूती वस्त्र, रेशमी वस्त्र, मलमल, सॉल्ट पीटर, शोरा, मसाले तो पहले से थे ही। इन सारी वस्तुओं की मात्रा को, निर्यात की मात्रा को बढ़ा दिया, तो इसलिए एक निर्यात व्यापार ने जन्म लिया, जिसे व्यापारिक क्रांति के नाम से भी जानते हैं। ये जो दो फैक्टर है वह मुगल अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहित करने वाले कारक हैं। अब इसके बाद जब तुम आते हो तो सबसे पहले यहां पर बच्चे मैंने कृषि अर्थव्यवस्था की चर्चा की है। तो कृषि अर्थव्यवस्था में मैंने 2-3 बातें आपको बताई है। एक, जैसे इसमें मैंने टोटल 5 फैक्टर बताए हैं। अगर कृषि अर्थव्यवस्था के फीचर्स पर लिखना हो तो 5 फैक्टर्स मैंने बताए हैं। एक फैक्टर मैंने बताया है कि भारत की भूमि उपजाऊ थी और यहां जोत के लिए बड़ी मात्रा में कृषि भूमि उपलब्ध थी। तो यहां पर फिर खाद के रूप में गोबर की उपलब्धता बनी हुई थी, क्योंकि बड़ी संख्या में पशुधन भी उपलब्ध था। यहां पर 1-2 लाइन जोड़ दो, लाइन को जोड़ो तो थोड़ा सा लिखिएगा कि भारत का आकार विशाल था, भारत का आकार विशाल था, भारत का आकार विशाल था तथा विभिन्न प्रकार की मिट्टियों की उपलब्धता थी, विभिन्न प्रकार की मिट्टियों की उपलब्धता थी, मिट्टियों की उपलब्धता थी। साथ ही जलवायु संबंधी कारकों, साथ ही जलवायु संबंधी कारकों, जलवायु संबंधी कारकों, जलवायु संबंधी कारकों, तुम अलग पेज पर लिख रहे हो ना, कॉपी पर नहीं लिख रहे हो ना? कहां लिख रहे हो? हाँ, बाद में लिख रहे हो ना। मैंने उसको अभी जो कॉपी तुम्हारा जहां है ना उसको टच मत करना, क्योंकि एक बार मैं फाइनलाइज करके दे दूंगा तो एरिया पता चल जाएगा, और कल और परसों तुम्हारे पास छुट्टी है, तुम मैनेज कर लेना उसमें। तो आश्चर्य क्या करो, 9वीं 10वीं तो मैं कभी क्लास नहीं लेता। आई माई सेल्फ इज इन्वॉल्व इन टू रिचुअल्स। मेरा खुद ही पर्व है। आज मेरी फास्टिंग है, कल फास्टिंग खुले, कल हवन है, तो मैं कल 2 बजे तक उसी में व्यस्त रहूंगा। परसों दशहरा है, तो इसमें तो मेरी अपनी मजबूरी है। अब इस मजबूरी को तुम लोग असेट बना लो, 2 दिन बीच में पढ़ने का सिर्फ आज इतना काम मैं तुमको दे दूंगा कि 2 दिन का 3 दिन का डोज हो जाएगा। सेल्फ स्टडी बहुत जो इंग्लिश मीडियम का इवनिंग में जो बच्चा है उसको हम वीक में 3 दिन ही क्लास देते, 3 दिन उसको हम सेल्फ स्टडीज करवाते हैं। आप लोग बहुत अच्छे ढंग से कोप अप कर रहा है। आई एम जस्ट सरप्राइज्ड कि फ्रेशर बच्चे लोग हैं और इतनी तेजी से कोप अप कर रहे हैं हिस्ट्री में, और उसमें आंसर दे रहे हैं, सबमिट कर रहे हैं, दिखा रहे हैं, टेक्निकल क्वेश्चन भी देते हैं, तो दे आर गेटिंग सक्सेस। और तुम लोग 10-12 लोग से ज्यादा रेस में आ नहीं पा रहे हो, थोड़ा सा और मेहनत करो लिखने में, थोड़ा सा और मेहनत करो, थोड़ा सा भाषा को ज्यादा अभिव्यक्ति। अब कुछ लोग जो है तो एक भी आंसर कुछ लोगों ने लिखा ही नहीं है, तो उनका तो मैं जानता ही नहीं हूं कैसा लिखते हैं। मैं मान के चलता हूं लिखेंगे तो बहुत अच्छा लिखेंगे, हम होंगे कामयाब एक दिन। लेकिन जो तुम लोग आंसर लिखते हो तो आंसर को टू द पॉइंट लिखने की कोशिश करो। मैं तो तुमको तो इतना सारा आंसर दिया हूं, इतना आंसर दिखाता हूं रोज कि हाउ टू स्टार्ट द क्वेश्चन। पहले चीजों को डाइजेस्ट करो। अगर तुमको आंसर लिखने में दिक्कत हो रही है तो मान लो कि तुम्हारा चीज डाइजेस्टेड नहीं है, तुमको धोखा हो गया है कि तुमको याद है, लेकिन यादवाद है नहीं। और याद होता है इंटरेस्ट से, वैसे नहीं होता। तो अब इसमें विभिन्न प्रकार के जलवायु थे, लिखा जलवायु संबंधी विविधता भी थी। हाँ हाँ हाँ, जलवायु संबंधी कारकों में भी हाँ हाँ विविधता देखी जा सकती थी, विविधता देखी जा सकती थी। हाँ, इस कारण अनेक प्रकार के अनाजों का उत्पादन संभव था, इस कारण अनेक प्रकार के अनाजों का उत्पादन संभव था, अनाजों का उत्पादन संभव था।
ये पॉइंट फर्स्ट में तुम लिख रहे हो। और यहां पर तुम, अब सिंचाई की सुविधा बेहतर थी, कुएं, तालाब तथा जल अथवा जलाशय एवं नहर सिंचाई के कई साधन मौजूद थे। तो ये सिंचाई पर है कि भाई सिंचाई। और तीसरा है कि अबुल फजल के आइन ए अकबरी से विभिन्न फसलों का विवरण प्राप्त होता है। उदाहरण के लिए रबी की 19-21 फसलें, जबकि खरीफ की 17-21 फसलें। मतलब वो जो अबुल फजल जो लिखता है वो रबी फसलों की संख्या बताता है 19 से 21 और खरीफ की 17 से 21। और नकदी फसलों को विशेष प्रोत्साहन मिला था। प्रमुख नकदी फसलों में कपास, गन्ना, नील और अफीम थे। 17वीं सदी के आरंभ में तंबाकू की खेती शुरू हुई, फिर आगे कॉफी का उत्पादन भी होने लगा। ये सब नई फसलें हैं। मुगल काल में बागवानी फसलों की खेती को भी प्रोत्साहन मिला। यूरोपीय कंपनियों के द्वारा भी नई नई बागवानी फसलें लाई गईं, इसलिए फसलों के उत्पादन को विशेष प्रोत्साहन मिला। इस काल में कलम लगाने का प्रचलन बढ़ गया। देखो बच्चे, एक काम करो तुम लोग, थोड़ा सा एक पेज तुम अलग इसी में टैग कर लेना। एक पेज ले रहे हो ना। अब मैं जैसे ये तुम्हारा पॉइंट नंबर 1 में था जो तुमने लिखा है, मैंने उसमें तुम ऐसे कर दो, एक मार्क बता देता हूं, कंफ्यूज मत करना, +1 कर दो पॉइंट। +1 का मतलब है कि ये तुम्हारा पॉइंट नंबर 1 से जुड़ जाएगा। और जब तुम फाइनल जिसमें तुम नोट्स बनाओगे ना, तो उस पॉइंट को लेकर और इसको जोड़ के तुम फाइनल अपनी कॉपी पर बनाओगे। +1 कर दिया। अब आप +2 करो। +2 प्लस करो ना। हाँ, प्लस किया। हाँ ठीक है। अब जहां +2 तुमने किया वहां पर हेडिंग दे दो। हाँ हाँ, कि मुगलों के अधीन सिंचाई। हाँ हाँ हाँ, लिखिए। हाँ, मुगल, हाँ, लिखिए, लिखना मुगल काल में सिंचाई का विकास। मुगल काल में सिंचाई का विकास। मुगल काल में सिंचाई का विकास। अब डैश देकर लिखिए। लिखिएगा कि डैश देकर मुगल काल में खेती की मॉनसून पर निर्भरता थी। खेती की मॉनसून पर निर्भरता थी। परंतु साथ ही हाँ, कृत्रिम सिंचाई का भी प्रबंध किया जाता। कृत्रिम सिंचाई का भी प्रबंध किया जाता। देखिए हाँ, कि बताया जाता है कि कुएं एवं जलाशय सिंचाई के प्रमुख स्रोत थे। हाँ, लिखिए हाँ, समकालीन स्रोतों से हमें कुएं सिंचाई के क्रम में कई तकनीकी की जानकारी प्राप्त होती है। कई तकनीकी की जानकारी प्राप्त होती है। हाँ। अब वहां पर डैश देकर पॉइंट 1 लिख दो। हाँ, इसको ऊपर ढक लियो। हाँ, लिखिए हाँ। लिखिए हाँ। तुम लोग कैसे टर्म को लिखोगे? ढेकली लिख सकते हो। हाँ, यहां पर लिखना पॉइंट 1 में ढेकली का उपयोग। ढेकली का उपयोग डैश देना, मैं समझा देता हूं, समझ जाओगे। ढेकली का उपयोग लिखिएगा कि हाँ, कि वैसे कुएं जहां जल का स्तर ऊपरी सतह तक था, वहां
जल निकालने के लिए, वहां जल निकालने के लिए, जल निकालने के लिए ढेकली का उपयोग किया जाता, ढेकली का उपयोग किया जाता, जो बहुत ही साधारण तरीका था। ढेकली का उपयोग किया जाता जो बहुत ही साधारण तरीका था, जो बहुत ही साधारण तरीका था, साधारण तरीका था। हाँ, यह लीवर सिद्धांत पर काम करता था। लीवर, यह लीवर सिद्धांत पर काम करता था, लीवर सिद्धांत पर काम करता था, सिद्धांत पर काम करता था। इसमें कोई साइंस वाला है, इंजीनियर? लीवर सिद्धांत समझते हो? कौन कौन समझता है? कोई लीवर सिद्धांत बताएगा? तुम लोग साइंस पढ़ने में बंगलिंग ही मारे हो क्या? हम लोग 9th 10th में पढ़े, वो हमको याद है। हम तो 10th के बाद ह्यूमैनिटीज में गए। अब तुम लोग मतलब इंजीनियर हो और लीवर सिद्धांत नहीं। अब कहोगे हम न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन नहीं जानते। तो फिर हमें ये बताओ, लीवर सिद्धांत जो काम करता है वह बैलेंस पर काम करता है। जैसे कुएं में बचपन में कभी तुमने विजुअलाइज किया हो, कभी कुएं का यूज किए हो अपने लाइफ में? तुम लोग तो नई पीढ़ी के हो। जैसे गांव में हम लोग शौक से, उधर अपना चापाकल होता था वगैरह, लेकिन शौक से कुएं सामने था तो उसमें पानी खींचने में बड़ा मजा आता था। तो पानी खींचने में मजा आता था। तुम देखते होगे कि कुएं में क्या करते थे लोग, कि लकड़ी का एक पुली बना लेते थे और उसको क्या पीछे की तरफ हो उसको करते कि एक वजनदार कुछ बांस का एक बल्ला पर पीछे वजनदार बांध दिया जाता था। तो उसमें पानी जैसे उसको तुमको खींचने में थोड़ा जोर लगता था, जो कुएं में जो कंटेनर है उसको पानी के रास्ते तक पहुंचाने में तुमको हाथ से खींचना पड़ता, लेकिन पानी भरने के बाद वो फिर हल्का हो जाता पानी, क्योंकि पीछे का जो वजन है वो बैलेंस कर लेता था। तो यही हुआ ना लीवर सिद्धांत। क्या इंजीनियर, एम आई राइट? तो क्या था? नहीं बोलो, तुम अपना विचार दो ना। उन्होंने क्या 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 बोले? एक मिनट के लिए। अरे तो वही मैं बता रहा हूं कि जो बांस है वजन वहां पर है और वो बांस का वहां पर है। तो देखते हो वो बांस का लगभग 25-30 फीट। तुम तो थियरी से कहते हो, मैं प्रैक्टिस नहीं तुमको बता रहा हूं। तो जैसे अब मान लो उसका लंबाई लगभग हमको लगता है कि वो बल्ले की लंबाई 15-20 फीट होती होगी, और उसका जो पीछे है उसको, क्योंकि हमको गांव में उसको ढेकुल बोलते थे, इसलिए मैं कह रहा हूं इसको ढेकली बोल रहा है। गांव में उसको ढेकुल बोलते थे। उस शब्द का हम यूज होते हुए देखा है, ढेकुल ढेकुल। आई ढेकली है, मतलब वो अपभ्रष्ट रूप ढेकली से ढेकुल कर दिया। तो एक हुआ ढेकली, दूसरा हुआ पॉइंट नंबर 2 चरस। पॉइंट 2 में लिखना है चरस, चरस। शॉ तलब शॉ। देखो अंग्रेजी में तो इसका स्पेलिंग है CHARAS। हाँ CHARAS, वही तो है चरस। क्या देखो ऐसे नहीं, तालाबेश बोल रहे हो, क्या बोल रहे हो? आई डोंट नो, तो क्या बोल रहे हो? CHARAS, अंग्रेजी में CHARAS है। हम तो अंग्रेजी में यूज करते रहे, तो अब हिंदी में तो ही चरस। अगर 100 है, अगर तलाबेश होता तो SH होता, तो SH है नहीं, केवल दंत। हाँ हाँ, वैसे नहीं होगा। हाँ। ये वाला, अच्छा बड़ी रो बोलो ना, तो क्यों नहीं? तुमको बर्तनी का ज्ञान नहीं है क्या? हाँ। तो बड़ी रो बोलो ना, ऐसे वाला बोल रहे, बड़ी रो चरस। अब इंग्लिश में तो बड़ी रो छोटी रो का एक ही आर होता है, तो उसमें क्या कहा जाए? कभी कभी बड़ी रो के लिए वो डी देते हैं, लेकिन मैं भी जैसे रहने दो, छोटी रो ही रहने दो। बड़ी रो जच नहीं रहा है, आंखों को प्लीजिंग नहीं लग रहा। लिखो चरस, हाँ डैश दो। और उसके सेफ्टी के लिए अंग्रेजी में CHARAS लिख लो ना, अंग्रेजी में CHARAS लिख लो। लिखो कि हाँ 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 हाँ, कुएं से पानी खींचने के लिए, हाँ कुएं से पानी खींचने के लिए इसका भी उपयोग होता था। कुएं से पानी खींचने के लिए इसका भी उपयोग होता था।
इसमें इसमें बकेट, चमड़े, अब फिर हिंदी में प्रॉब्लम होगा। ये लेदर बकेट को हिंदी में क्या कहोगे? लेदर बकेट, चमड़े का, चमड़े का, हाँ हाँ थैला, थैला ठीक है, हाँ 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 देखिए, हाँ चमड़े के थैले, हाँ चमड़े के थैले को रस्सी से बांधा जाता था और फिर बैलों का उपयोग कर उसे खींचा जाता था, बैलों का उपयोग कर उसे खींचा जाता था। क्या? हाँ लेकिन मशक तो कहा जाता था उसको, ठीक है, लेकिन इसमें मशक नहीं दे रहा है तो छोड़ो ना इसको। इसके लिए जब उसने, हाँ ये चरस, हाँ वो मशक एक्चुअली क्या होता था कि वो पहले पूर्व मध्य, वो जो आप जैसे देखो साखिया, उसके लिए जब उसने क्या? हाँ लेकिन मशक तो कहा जाता था उसको। अब फिर हिंदी में प्रॉब्लम होगा। ये लेदर बकेट को हिंदी में क्या कहोगे? लेदर बकेट, चमड़े का, चमड़े का, हाँ हाँ थैला, थैला ठीक है, हाँ 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 देखिए, हाँ चमड़े के थैले, हाँ चमड़े के थैले को रस्सी से बांधा जाता था और फिर बैलों का उपयोग कर उसे खींचा जाता था, बैलों का उपयोग कर उसे खींचा जाता था। क्या? हाँ लेकिन मशक तो कहा जाता था उसको, ठीक है, लेकिन इसमें मशक नहीं दे रहा है तो छोड़ो ना इसको। इसके लिए जब उसने, हाँ ये चरस, हाँ वो मशक एक्चुअली क्या होता था कि वो पहले पूर्व मध्य, वो जो आप जैसे देखो साखिया, तो साखिया का प्रयोग इस काल में हुआ, वो तो भारत में भी था लेकिन फारसी चक्र नहीं था, तो उसमें उसको क्या कहते थे? अर्घट कहते थे, वही अर्घट बन गया साखिया। तो मशक होता था पहले पूर्व मध्य काल में, वो चमड़े के थैले से खींचा जाता था, उसका विकसित रूप, इसमें पुल्ली लगता था, और पुल्ली, जैसे पुल्ली का मतलब है कि वो एक पुल्ली होगा, उसमें रस्सी से उसको धीरे धीरे खींचते थे, तो वो उसका विकसित रूप है। इसको अब इस काल में चरस कह रहा है, तो मशक लिखना ठीक नहीं होगा, मशक पूर्व काल से, हालांकि मशक के पैटर्न पर ये भी है, लेकिन है चरस, इसका नाम चरस लिखना। लिखो क्या लिखा? खींचा जाता था। अब पॉइंट नंबर 3 लिखो, फारसी चक्र, फारसी चक्र, फारसी चक्र। अब डायरेक्ट देकर लिखो, क्या कुएं से पानी खींचने के लिए, प्रयुक्त तकनीकी में सबसे विकसित था, देखिए हाँ इसे साकिया कहा जाता था, इसे साकिया कहा जाता था, साकिया कहा जाता था। यह गियर प्रणाली पर काम करता था, गियर जैसे गाड़ी में होती है ना गियर प्रणाली पर काम करता था, परंतु यह तकनीकी महंगी थी, इसलिए सभी किसान इसका उपयोग नहीं कर सकते थे, एक आधिकारिक आंकड़े के अनुसार राजस्थान के मेरता परगना में 1660 में, राजस्थान के मेरता परगना में एक आधिकारिक आंकड़े के अनुसार राजस्थान के मेरता परगना में 1660 में, राजस्थान के मेरता परगना में 1660 में केवल 1.7% कुएं
केवल 1.7% कुएं में फारसी चक्र का उपयोग हुआ था। कुएं में फारसी चक्र का उपयोग हुआ था। फारसी चक्र का उपयोग हुआ था। ये तो समझ गए होगे तुम लोग। डेटा मैंने दे दिया, डेटा याद नहीं रहेगा, लेकिन मोटे तौर पर तुम केवल ये ध्यान कर लो कि फारसी चक्र महंगे होते थे, सारे किसान उसको यूज नहीं कर सकते। अब आगे बढ़िएगा और लिखिएगा। हाँ, अब लिखिएगा नेक्स्ट वन। हाँ, बांध एवं नहर। हेडिंग बांध एवं नहर। बांध एवं नहर। नहर रहते के लिखिए। लिखिए हाँ, पुरातात्विक साक्ष्यों से, पुरातात्विक साक्ष्यों से इस काल में, पुरातात्विक साक्ष्यों से, पुरातात्विक साक्ष्यों से, लिखिए हाँ, पुरातात्विक साक्ष्यों से, हाँ, अब लिखिएगा नेक्स्ट वन। हाँ, बांध एवं नहर। हेडिंग बांध एवं नहर। बांध एवं नहर। नहर रहते के लिखिए। लिखिए हाँ, पुरातात्विक साक्ष्यों से, पुरातात्विक साक्ष्यों से इस काल में, पुरातात्विक साक्ष्यों से इस काल में सिंचाई के लिए नदियों के ऊपर बांध बनाए जाने एवं नहरों के विकास की सूचना मिलती है। सूचना मिलती है। लिखिएगा हाँ, इस काल में क्षेत्रीय स्तर पर भी, इस काल में क्षेत्रीय स्तर पर भी, क्षेत्रीय स्तर पर भी, क्षेत्रीय स्तर पर भी विभिन्न शासकों के द्वारा झीलों का निर्माण कराया जाता था। झीलों का निर्माण कराया जाता था। उदाहरण के लिए 15वीं 16वीं सदी में, उदाहरण के लिए 15वीं 16वीं सदी में विजयनगर के शासकों ने, 15वीं 16वीं सदी में विजयनगर के शासकों ने मदाग, MADAG, मदाग झील, मदाग लेक, MADAG मदाग झील का निर्माण कराया था। उसी प्रकार जैसा कि आईने अकबरी से सूचना मिलती है, जैसा कि आईन ए अकबरी से सूचना मिलती है कि मेवाड़ में एक ढेबर ढेबर झील का निर्माण कराया गया था जिसकी परिधि, ढेबर झील का निर्माण कराया गया था जिसकी परिधि 36 मील थी। निर्माण कराया गया था जिसकी परिधि 36 मील थी। निर्माण कराया गया था जिसकी परिधि 36 मील थी। 36 मील थी। हाँ, इससे गेहूं की सिंचाई की जाती थी। इसे गेहूं की सिंचाई की जाती थी। सिंचाई की जाती थी। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए। हाँ, बताया जाता है कि मुगल शासकों ने भी, बताया जाता है कि मुगल शासकों ने भी खानदेश तथा बरार के किसानों को सामूहिक रूप में 40,000 से 50,000 रुपये,
40 से 50,000 रुपये अग्रिम राशि के रूप में देने, अग्रिम राशि के रूप में देने, 40 से 50,000 रुपये अग्रिम राशि के रूप में देने की पेशकश की थी, अग्रिम राशि के रूप में देने की पेशकश की थी, जिसे बांधों का निर्माण कर सिंचाई का विकास किया जा सके, बांधों का निर्माण कर सिंचाई का विकास किया जा सके, फिर पैराग्राफ चेंज करो। हमें यह भी सूचना मिलती है कि सिंधु के मैदानी भाग और गंगा यमुना के ऊपरी द्वाब में, गंगा यमुना के ऊपरी द्वाब में कई नहर बनवाए गए थे जिनसे गंगा यमुना के ऊपरी द्वाब में कई नहर बनवाए गए थे जिनसे सिंचाई को प्रोत्साहन मिले, इनमें से कुछ नहर तो अत्यधिक विकसित थे, उदाहरण के लिए शाहजहां द्वारा निर्मित नहर ए फैज की लंबाई 150 मील से अधिक थी, 150 मील से अधिक थी तथा यह यमुना नदी से निकाली गई थी। उसी प्रकार एक दूसरा नहर 100 मील लंबा था, 150 मील से अधिक थी, 150 मील से अधिक थी तथा यह यमुना नदी से निकाली गई थी। उसी प्रकार एक दूसरा नहर 100 मील लंबा था, 100 मील लंबा था और यह रावी नदी से निकलकर लाहौर तक पहुंचता था, 100 मील लंबा था और रावी नदी से निकलकर लाहौर तक पहुंचता था। अब नीचे ब्रेक देकर उसी में आप अब लिख दो मॉडल प्रश्न में लिखो कि मुगलों के अधीन सिंचाई के विकास पर प्रकाश डालिए। मुगलों के अधीन सिंचाई के विकास पर प्रकाश डालिए। अथवा, फिर नीचे अथवा दो, मुगल काल में सिंचाई के विकास पर टिप्पणी कीजिए। मुगल काल में सिंचाई के विकास पर टिप्पणी कीजिए। अब देखो, मैंने इसलिए आपको ये कर दिया क्योंकि जब पूछते हैं तब पता चलता है अच्छा ऐसा भी पूछ सकते हैं क्या। अब मुगल काल में हो सकता है सिंचाई के लिए मुगल शासकों ने काम किया है तो सिंचाई के विकास या उस काल के सिंचाई की स्थिति पर पूछ दे, जो मुगल एग्रीकल्चर पर काफी काम हुआ है। अब आप
यहां पर आते हो तो आप नकदी फसल में देखते हो ना, अबुल फजल के आईने अकबरी में विभिन्न फसलों का विवरण प्राप्त होता है। उदाहरण के रबी की 19-21 फसलें और खरीफ की 17-21 फसलें। ओके, अच्छा वो जो पीछे मैंने मनसबदारी जागीरदारी पर क्वेश्चन लिखवाया था उसको आप 2019 लिख देना ब्रैकेट में, ताकि आपको समझ में आ जाए। अब फिर आप लिखो +3, ये +2 था ना, अब +3 लिखो। सबको इलेबोरेट करवा देता हूं, तो उसमें बड़ा क्वेश्चन भी एक पॉइंट से निकल सकता है, और ओवरऑल पूछेगा तो छोटा लिख देना, है ना। उसका यूपीएससी का तो पैटर्न अपना अलग अलग होता है, आप जानते ही हो। तो क्वेश्चन तो दोबारा नहीं पूछेगा, लेकिन डेटा तो रहेगा। जैसे हॉर्टिकल्चर की फसल दे देते, उन सबको दे देते, क्वेश्चन वैसे ही पूरा हो जाता। हम थोड़ा ज्यादा करके लिखवा दे रहे हैं, जो कुछ भूलोगे भी तो कुछ तो याद रहेगा। मतलब ये +3 भी है। तुम लोग हंस रहे हो, लेकिन यूपीएससी में इतना स्पष्ट नहीं होता है। तुमको एक एक क्वेश्चन खोज के करवा रहे हैं, तो खुश होना चाहिए कि तुम्हारी परिधि से कोई क्वेश्चन है ना। तुम लोग को लग रहा है कि इसी तरह जिंदगी गुजर जाती है, ऐसे जिंदगी नहीं गुजरती। आपको यूपीएससी में आपको पार्ट को होल से जोड़ना पड़ेगा, होल को पार्ट से जोड़ना पड़ेगा। अगर वह नहीं जोड़ पाए तो नहीं होगा यूपीएससी। हम तुमको कोई गलत दिलासा नहीं देना चाहेंगे यूपीएससी में। इसीलिए हमारी पूरी कोशिश है तुम्हारे पूरे कॉन्सेप्ट को, अब जैसे ये हो जाता है तो मैं फिर एक बार आपको पीछे से आगे तक कॉन्सेप्ट डेवलप कर दूंगा। देखो ये इससे लिंक्ड है, ये इससे लिंक्ड है, इससे लिंक्ड है, इससे लिंक्ड। तो मैं तो यही काम कर सकता हूं ना, बाकी तो डाइजेस्ट करने का काम तुम्हारा है। तुम लोग हिस्ट्री में करो, हिस्ट्री में तुमको कम से कम मिल रहा है। बाकी विषयों में तो बहुत सारे क्वेश्चन है, स्टूडेंट टीचर से पूछता है और टीचर कन्नी काट के निकल जाता है, कोई क्वेश्चन का जवाब ही नहीं उनके पास। अब जो थिंकर्स और थॉट पर क्वेश्चन होगा बच्चे फर्स्ट पेपर में जहां भी होता है, जैसे तुमको मैं उदाहरण बताता हूं कि बच्चे खुश होकर पॉलिटिकल साइंस को समझते हैं कॉन्स्टिट्यूशन है पॉलिटी है। जब थॉट और थिंकर्स आता है, जब एक एक जब पढ़ना पड़ता है हीगेल से लेके सबका पॉलिटिकल फिलोसफी, तब पता चलता है आटे दाल का भाव फर्स्ट पेपर में। वो पॉलिटिकल साइंस केवल कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, उसमें कॉम्पिटिटिव गवर्नमेंट के साथ साथ वो एक पॉलिटिकल थॉट है, थिंकर्स एंड थॉट। और सारे पेपर में, सोशियो में भी वही हाल है। इंडियन सोसाइटी तो छोटा सा पार्ट है, उसमें तो ज्यादा बड़ा पार्ट थिंकर्स और थॉट है। इसलिए लोग बड़े उत्साह से जाते हैं और फिर वहां से उतना ही तेजी से भाग के आते हैं। जब थोड़े दिन क्लास करते हैं तो हमको लगता है कि मैं क्या सोच के आया था, ये तो साफ धोखा हो गया, यहाँ तो प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर है ही नहीं। यहाँ तो प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर तो एक ही पेपर आपका है ना, सेकंड पेपर और फर्स्ट पेपर, उसमें तो पूरा थिंकर्स एंड थॉट है। वही सोशियो में है, वही पवेड में था। अब था इसलिए प्रयोग करें कि पवेड अब बीते हुए दिनों की चीज हो गई, अब कम बच्चे रखते हैं, लेकिन वो भी था तो वहां पर भी वही प्रॉब्लम है, थिंकर्स और थॉट का प्रॉब्लम है। इसमें तो कम से कम तुमको डेटा जो क्वेश्चन मिला हुआ है, कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं है पूरे क्वेश्चन बैंक में कहोगे और जिसका उत्तर नहीं निकले। बहुत सारे बुक्स में है, ज्योग्राफी में भी 30 से 35 मार्क्स के ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं जिसका उत्तर नहीं मिलता है। तो इसमें तुमको इसका सिलेबस भी डिफाइन है क्लियरली और सोर्स भी है। जैसे मुगल इकोनॉमी पढ़े, तपन राय चौधरी, इरफान हबीब की बुक है, सारा उत्तर इससे निकल जाए। ये कैम्ब्रिज हिस्ट्री पार्ट फर्स्ट, उसी से लिखवा रहा हूं। दो पार्ट में, जैसे मॉडर्न पार्ट है वो धर्मा कुमार का है, थोड़ा मोटा है इससे ज्यादा, और ये इरफान हबीब, तपन राय चौधरी का ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस से निकला हुआ है। आप देखोगे इसमें